ज्वाइन नहीं कर पाया, तो अभी नेटवर्क आते ही इसी तुम्हें मेल किया। एक काम करो, तुम मुझे ना तुम्हारा मेल में तुम्हारा फोन नंबर डाल देना, ठीक है? हाँ सर, तो ठीक कभी है। कुछ हो जाए तो डायरेक्ट में कांटेक्ट कर पाऊंगा तुम्हें। ठीक सर। ओके, तो ठीक है। तो लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, क्या याद है तुम्हें? लास्ट क्लास सर हम लोग लाइगेंड वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। लाइगैंड कौन सा? लाइगेंड कैसे अटैच करता है, ये पार्ट ही पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग और लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। यस। तो ये हुआ। अब बात है कि जो लाइगैंड हम बनाएंगे या फिर जो ड्रग हम बनाएंगे, उसके लिए पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ती है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है मॉलिक्यूल्स की। तो एक इंफॉर्मेशन क्या है कि जो देखो, जो मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स तो हम लोग पहले जो लाइगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग की अगर सोचे, तो ये हम क्या, हमें मॉलिक्यूल्स तो बनानी है, राइट? वी हैव टू डेवलप द मॉलिक्यूल्स। द थिंग इज दैट not every molecule can act as a drug, right? यस सर। And not, but every drug is a molecule, but every molecule is not a drug. Why? Because there are certain criteria that have to be there in the molecule to be termed as a drug. जैसा कि तुम जेएनयू में पढ़ते हो, तो जेएनयू में पढ़ने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया रखनी होती है, ऐसा तो नहीं कि सबको ही पढ़ सके। जैसे कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि बेसिक क्राइटेरिया, यू हैव टू बी 11-12 में कुछ अच्छी मार्क्स रहनी चाहिए, बीएससी में कुछ मार्क्स रहनी चाहिए, उसके बाद हो सके तो शायद एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो एंट्रेंस एग्जाम में अगर कोई पास करेगा तो उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो पास करेगा उसको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, वो काम हम करेगा, पीएचडी कर सकता है। सो दिस आर द क्राइटेरिया दैट यू एक्चुअली हैव टू फॉलो। तुम्हारा फेलोशिप किसका है, सीएसआर, यूजीसी? यूजीसी। तो यू हैव टू, तो तुम्हें नेट देना पड़ा, राइट? यू हैव टू क्रॉस नेट, तो नेट पास होना पड़ा। तो these are the few, these are the few criteria that you have to follow. Similarly, for a drug molecule, there are certain criteria that has to be followed too. पर उस criteria के पहले कुछ चीजें बतानी पड़ेगी. There are three definitions, terms that are associated with a particular drug molecule. The first is pharmacokinetics, and the next is pharmacodynamics, and the other one is drug likeness. So, what is pharmacokinetics? Pharmacokinetics is actually the branch in pharmacology that is concerned with the movement of the drugs within the body. मतलब एक दवाई को अगर तुम अपने शरीर के अगर तुम दे दो, तो उसे अपने शरीर में जाना होगा, वो शरीर के अंदर जाके उसे, पहले क्या होता है, तुम कोई भी अगर दवाई लो तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग, दवाई शरीर के अंदर कैसे जाती है? अच्छा ये छोड़ो, पहले एक बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल? मतलब ड्रग होने के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया बताओ जो हर दवाई में होगी ही, दैट इज कॉमन टू एवरी ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर तुम्हें कहा गया यार इंसान की क्या क्या खासियत है, व्हाट्स द क्राइटेरिया, व्हाट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन, so you might say that it is going to have 2 legs, 2 hands, so this is the criteria. Similarly, so what do you think is the one criteria that every drug should have? बताओ कोई भी एक क्राइटेरिया, डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग, जस्ट सिंपली टेल मी। फिर वो बेनिफिशियल हो, हाँ वो तो होगा, बॉडी के लिए। हाँ वो तो ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाई इट्स अ ड्रग, नॉट दैट, बट सम केमिकल क्राइटेरिया। इसके पास बाइंडिंग एफिनिटी हो, टू फार फेच्ड, ठीक है, वो भी होगा ही। But as I've told you, for some molecule you don't know to which molecule it binds to. A common criteria and the most easiest criteria is that it should be water soluble. Why? Because our body is 70% water, right? So any molecule, every drug molecule has to be water soluble. Okay. So pharmacokinetic is that branch that deals with the movement of the drug inside our body. मतलब क्या? मतलब तुम अगर एक दवाई लो और उसे तुम खा जाओ, तो पहला क्या होता है, वो दवाई पेट में जाएगा, फिर पेट से वो एब्जॉर्ब होगा, राइट? इट्स गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब थ्रू योर स्टोमक,
and after it gets absorbed through your stomach, what's happened? So that's the first thing is absorption. कि अब इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ड्रग कितना जल्दी एक्शन लेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ड्रग है कि फास्ट एब्सॉर्बिंग ड्रग, देयर आर फ्यू ड्रग्स दैट आर स्लो एब्सॉर्बिंग ड्रग्स, अगेन देयर आर फ्यू ड्रग्स दैट इज, वो क्या है, जो है कि बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब होती है. सो सपोज इफ यू गिव अ ड्रग, फॉर एग्जांपल सपोज जैसे कि तुम्हें अभी सर्दी खांसी बुखार थोड़ा है, राइट? सो और तो तुम क्या खा रहे हो? पैरासीटामोल खा रहे हो, राइट? कितना खा रहे हो? 650, 500. So suppose according to your body weight and all, you require 500 mg of paracetamol in your blood, in your body. You require paracetamol 500 to get healthy. But suppose the paracetamol can only get absorbed at 50%. Then what dose of drug should you take to maintain a balance of 500 mg in your body? हाँ, 1000 mg, एब्सोल्युटली राइट, 1000 mg, एकदम ठीक. मतलब क्या, मतलब कि देखो जो दवाई है ना, तो दवाई इट्स नॉट दैट एवरी ड्रग इज 100% एब्सॉर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता है. हर ड्रग 100% एब्सॉर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता है. There are few drugs that get absorbed at 90% efficiency. There are few drugs that get absorbed at 100% efficiency. There are few drugs that get absorbed at 80% efficiency. Okay, now the better the efficiency, better the absorptivity, the better is your drug. क्योंकि दवाई नष्ट नहीं हो रही है. Because if the absorptivity is really low, then a maximum of the drug is getting wasted, right? And that requires that means your money is getting wasted. So the main thing is absorption. The drug has to get absorbed through into your system, that too at a very high concentration. बहुत हाई कंसेंट्रेशन में एब्जॉर्ब होना है एक ड्रग को तुम्हारे शरीर में. ओके, so that is the chief thing that a molecule has to मतलब go through. After the drug gets absorbed through your system, what happens next? वो molecule through blood, it travels across your entire system to reach the different tissues. बहुत अलग अलग तरह के टिश्यू के जगह में पहुंचते हैं. जैसे कि कौन सी जगह पे पहुंचते हैं? जैसे कि सपोज, जैसे कि अगर तुम्हें अगर सपोज अगर किसी को लंग्स की बीमारी है, अगर वो कुछ दवाई ले रहा है तो दैट ड्रग शुड रीच द लंग्स. अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो दैट ड्रग शुड रीच द लीवर. बट द थिंग इज दैट जब तुम दवाई ले रहे हो, how do you make sure that the drug is reaching liver and lungs and not to any other organs? Because there is no one to guide that particular molecule and blood flows everywhere. Blood तो हर जगह फ्लो करती है. तो वो एक दवाई को कैसे पता होता है कि हाँ यहीं पे जाना है, यहीं पे जाना है? हाँ, तुम्हारा कनेक्शन, आवाज नहीं आ रही. तुम्हारे कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारा कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. डू वन थिंग, एक बार निकल के फिर बाहर आओ तो, क्योंकि मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है. अच्छा, I am unable to hear you properly, so you can type it in the message also.
इंटरप्शन। हाँ ठीक है, अब समझ में सुनाई दे रहा है। अब बताओ। हेलो हाँ बताओ, अब सुनाई दे रहा है। सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, कोई सॉरी बात फॉर नहीं। इंटरप्शन सर। नहीं कोई बात नहीं, बताओ। कैन एक यू आस्क अगेन क्वेश्चन सर? हाँ, suppose you have a drug, okay, and that drug should reach the liver system, and it is flowing through the entire system. It's flowing through blood. So how does a drug reach the liver and the kidney and the lung specifically, and not to any other organs? Every molecule is specific, and every molecule and tissue have key and lock type system. Key? Key and lock type system. But how? Thus, a specific key open a specific Yes, they lock. are specific, but how are they specific? ये specificity होती कैसी है? ये specificity binding sites के कारण, हाँ, very good. और receptor site के कारण। हाँ ठीक से बताओ, एकदम पास आ गए हो, आंसर के पास आ गए हो, but not the right answer. See, there are specific receptors that are specific to some tissues. So while delivering the drug has to be made so that it can bind to that specific tissue. Okay, and to it bind to the specific receptor. कुछ receptor होती है जो first lungs में ही पाई जाती है. There are few receptors that is only found in liver and nowhere else. There are few receptor that is found only in kidney and not into any other organs. So whenever you are developing a ligand or a drug against that particular organ, you have to make sure that that particular organ or that particular drug is made against that particular receptor. And that is how the specificity is there. It's not that the drug is not going to other organs. It is going to other organs. But since other organs don't have that specific receptor, the drugs fail to enter those organs. Okay. तो उसके बाद क्या होता है, तो ड्रग्स एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे चली जाती है. दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी. द बायो अवेलेबिलिटी आल्सो मींस दैट हाउ मच मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड हाउ मच मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द serum. Okay, so that is the thing. Next thing that you should require is the distribution of that particular molecule. ADMET profiling. The ADMET profiling, remember the ADMET profiling? Absorption, distribution, metabolism. So then the next point is distribution. कहाँ distribution हो गया, कौन से जगह पे पहुंचा. And after that the thing is that how it is metabolized. After how long it is metabolized. जैसे तुम दवाई ले रहे हो Calpol, but Calpol कुछ 5-6 घंटे के लिए काम कर रहा है, उसके बाद काम नहीं कर रही है. Why? Because it gets metabolized. So how long after the drug reaches your system it starts getting metabolized. That is the main thing. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ड्रग अगर अंदर पहुंच के ही मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाए. Then that's a negative thing for that particular drug. Why? Because if the drug gets metabolized before it can show its activity, then that particular drug is not going to work in your body, right? Then it is not going to be an efficient drug. Similarly, if a drug gets metabolized too late, ऐसा कि अगर हो जाए कि एक ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड ही नहीं हो रही है, then it's also not good. It's also going to cause toxicity in your body. So there is an optimum time till which the drug should get metabolized. Is optimum time before which the drug should get degraded. Okay, and that's the time that you should maintain. And after that, the time is the excretion. Then की metabolize तो हो गया. उसके बाद how long after the drug is ingested, the drug is coming out of the system. Or not only how long, but through which system is it getting excreted? Is it getting excreted out through urine, or is it getting excreted out through stool, or is it getting excreted out through sweat? Or if it is not getting excreted, suppose I have given you 100 mg of drugs, but you see that after the drug get metabolized and all the excretion, you get only 50 mg of the drug is getting excreted out. Then what is the rest? The rest is getting deposited into your body. That should not happen, because any deposition is unhealthy for your body. Any deposition is unhealthy for your system. That is going to give rise to toxicity.
So this is the ADMET profiling, and the calculation, every calculation is known as the pharmacokinetic. इन सब के बारे में पढ़ना इसे कहते हैं कि pharmacokinetics. Okay. Yes, sir. The next thing, that topic is the pharmacodynamics. What is pharmacodynamics? Pharmacodynamics means that जो molecule है, if that is a molecule, how is the molecule affecting your system, or the mode of action of the drug is known as pharmacodynamics. Is it binding to a receptor? With which receptor is it binding? ये कौन सा रेसिड्यू के साथ बाइंड कर रहा है, कौन से रेसिड्यू के साथ किस अफिनिटी में बाइंड कर रहा है, and what kind of chemical interaction is it? It is binding to that particular receptor, very good, but through which interaction? Is it a polar contact? Is it a non-polar contact? Is it a hydrophobic contact? Is it a methyl pi interaction? What kind of chemical interaction is happening? Because according to the chemical interaction, the stability of that particular system depends, right? Because polar contacts are very strong. Van der Waals interactions are very low, very weak interactions. तो किस तरह के interactions हो रहा है? So all this entire thing is known as pharmacodynamics. But these are the things that we can't predict. Pharmacodynamics is the thing that we can't predict. इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए we have to use mouse model to study, to verify, to see. We have to use mouse model to make the study. But for pharmacokinetics, we can make an exception. Pharmacokinetics पहले से ही हम जान सकते हैं. And these are the few basic formula of pharmacokinetics by which can get you the idea, which can give you these basic ideas. जैसे कि absorption में bioavailability. Well, bioavailability, the amount of drug absorbed divided by drug dose. So suppose you are taking, जैसे कितना, तुम कितना ले रहे हो? You are taking 500 mg of Calpol. So the drug dose is 500 mg. And how much is how much drug is getting absorbed? If 500 mg is getting absorbed, then the bioavailability score is 1. And if the absorption is 250 mg, then the bioavailability score is what? Half. That means 0.5, right? 0.5. So that's how you can calculate. So these are the basic calculations. These are very basic calculations that you can actually calculate. And these are the parameters that we can actually calculate before we prepare a molecule. एक molecule बनाने से पहले ही हम लोग इसे देख सकते हैं. We can calculate and pre-calculate these molecules. एक molecule को बनाने के पहले ही हम pharmacokinetic parameters हम लोग जान सकते हैं. We can know about these things. Okay. Yes, sir. But apart from it, there is also another thing that we require. That is the drug likeness. What is drug likeness? These drug likeness are the parameters that a molecule must have to be termed as drug. Drug likeness are the parameters that a molecule, or the criteria or the characteristics that a molecule must possess to be termed as drugs. Every drug that are present in the market, they follow the drug likeness parameters. All the drugs in around the globe, दुनिया में जितने भी दवाई है, सब दवाई drug likeness parameters follow करती है. But the question is, what are the parameters? So these are the parameters. The first is the Lipinski rule of drug likeness. Now, why it is named as so? Because Lipinski was the scientist who first discovered and deduced, he studied all the drugs that are available in the market, and he studied those drugs to find out the common features that those drugs contain. उन्होंने क्या किया? सारे दवाई को पढ़ लिया. सारे दवाई तो कोई पढ़ नहीं सकता, but maximum दवाई को उसने पढ़ लिया और देखा कि there are few criteria that are common to every molecule, and he noted down those criteria. He noted down those qualifications, and then he deemed that these qualifications should be present in a particular molecule. These should be present in a particular drug. Okay. And if these are molecules, if a molecule possesses these criteria, then it can be called as a drug. So what are the criteria? The first criteria is the number of hydrogen bond donors. The number of hydrogen bond donors should be less than equal to 5. Now,
हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स कौन कौन होते हैं? टेल मी। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। ठीक से बताओ और थोड़ा सा सोच के। यस यू आर राइट, बट व्हाट आयंस? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस आर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स। जैसे कि क्लोरीन। यस सर, क्लोरीन इट इज इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड डोनर। HCl। यस सर। और सोचो कि जैसे कि the thing is that chlorine does not participate in hydrogen bond. एक दो, यस सर, यस सर, इट हैज कोवेलेंट बॉन्ड। Yes, so chlorine does not participate in hydrogen bond. So there are three things जैसे कि nitrogen, fluorine यस सर। and oxygen. Only these three atoms are hydrogen. Only these three atoms are there that can participate in hydrogen bond formation. Okay. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। Fluorine, oxygen, nitrogen, fluorine. ओके सर, ओके। यस सर। Okay, only these three things are hydrogen bond donors. डोनर्स, यस सर। Okay. Apart from it, what is the other thing? The hydrogen bond acceptor. And he said that the number of hydrogen bond donor in a particular system must be less than equal to 5. And what about the hydrogen bond acceptor? He said that the number of hydrogen bond acceptor should be less than equal to 10. But अभी hydrogen bond acceptor कौन कौन हो सकते हैं? Similarly वही nitrogen, oxygen, fluorine. But the thing is that hydrogen bond donors मतलब कौन? Nitrogen, oxygen, fluorine तो है, but कौन कौन? NH-OH. These are hydrogen bond donors because they contain a hydrogen that they can donate. Normal nitrogen, normal oxygen, they don't contain a hydrogen. But NH, OH, hydroxyl group NH, these contain a hydrogen bond that they can donate. Okay. यस सर। Okay. And the next criteria is then the molecular weight. That should be less than equal to 500 Dalton. And यस सर। finally, he said that the C log P value should be less than equal to 5. Now, what is C log P? The log P actually means partition coefficient. Again, what is partition coefficient? Partition coefficient means the solubility of a particular molecule. The solubility of a particular molecule. So how do they calculate the log P or the partition coefficient? It's really easy. They do what they do? They simply take water and 1 octanol in 1:1 solution. क्या क्या? Water and 1 octanol in 1:1 solution. Why? Because water is 100% hydrophilic and 1 octanol is 100% hydrophobic. Okay. यस सर। And you know, if you mix hydrophilic and hydrophobic substance, what's going to happen? they repel each other। Yes. And soon, what can you see? Suppose you have taken a hydrophilic substance and a hydrophobic substance. You have mixed it together. What's going to happen? They are going to be apart from themselves. They are going to get separated in two distinct layers. Two distinct layers. Yeah, yes. Simply like oil and water. If you mix oil and water and you shake it up, after a certain time, you're going to find out that they have separated out in two distinct layers. Okay. Yes. So that is the log P. So how do they calculate? So you take water and 1 octanol is 1:1 solution and you drop a particular molecule or the your desired molecule in that system and you simply shake it up. You shake the entire thing up. And after as you shake it up, that particular molecule is going to get dissolved in that entire mixture. Yes, sir.
and then you let that system stand aside. उसके बाद उसे थोड़ा देर रख दो, उसे बहुत तरह का मिक्स करो, शेक करो, फिर उसे रख दो. तो थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली दोनों अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाएंगे. Then you simply take out one layer. You simply take out one layer, you decant one layer and you separate two layers. And now you need to find out what percentage of that particular molecule is present in water. And if you find out that 80% of the molecule is present in water, then that means that that is 80% water soluble. Just give me 1 minute. Class A. Class A. Class A. 80% of the molecule is in water. Okay. That means molecule is 80% soluble. And if you find out that 20% of the molecule is in water and the rest of the 80% of the molecule is in 1 octanol, what does that suggest? What does that suggest? It suggests that it has more solvent than the molecule. It suggests that molecule is only 20% water soluble. Yes. Okay, it is not at all water soluble. It's only 20% water soluble. So you need to increase its water solubility. Okay. So he said that that particular the partition coefficient should be less than equal to 5. Now another person, Ghosh, he came into being and he modulated a few of these terms and he said that this is not the entirely true. He said that the log p value, it can't have anything less than 5. Less than 5 matlab minus 100 minus 200 is also less than 5, right? Yes, sir. So Ghosh said that it is not right. You should have a range. And he said that the log p value should level between minus 0.4 to 5.6. He analyzed a lot more of the data, a lot more of the drugs, and he discussed and discovered few of these particular criteria. And he said that the log p value should be within a particular range, like it should be minus 0.4 to 5.6. It should be within minus 0.4 to 5.6. That is the partition coefficient range. Okay. Yes, sir. It can't have a value of minus 20, minus 30. It can't have a value like that. It should range between 0.4 to 5.6. And then he next added another criteria, that is molar refractivity. What is molar refractivity? It is the polarity of a solvent. Polarity of And he solvent. said that it should rise between 40 to 130. 40 to 130. It's the polarizability of a particular molecule. Okay. And it depends upon the refraction, the temperature. It depends upon all these things, the total polarizability of the particular molecule. And it should range between 40 to 130. And he also said that the molecular weight can't have be less than 500, means it can't be 100 on it can't be 10, 20, 100. It should be within 160 to 480. Why? Because molecular weight अगर बहुत कम हो गया, then it's going to be a very small molecule. And small molecule poses many problems because it is going to lose its specificity. Because the proteins, they have a lot of different groups. They have a huge number of groups within which they can simply, how does the drug work? The drug simply goes into the protein, उसके protein के active site में जाके bind करता है, right? But if the molecules becomes too slow, मतलब molecule का molecular weight कम हुआ मतलब क्या? Molecule बहुत छोटा हो गया. अगर molecule का size बहुत छोटा हो गया तो क्या होगा? It is going to move inside and bind to any protein. It is going to lose its specificity. Rather than binding to a specific protein, it is going to go and bind to any protein of its choice, and that is going to be a deleterious effect. So he said that the molecular weight should be within 160 to 480, not more than that, not less than that. But can you tell me why is the molecular weight kept at 500 Dalton, not more than that? No, sir. Because immunology पढ़े हो? पढ़ा हूँ सर, लेकिन काफी
पुअर पोर्शन है मेरा। ओके, बिकॉज इम्यूनोलॉजी क्या होती है? एनीथिंग whenever, what do you call a particular molecule that is given from outside? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी? सर क्या आप कह रहे हो? सॉरी वैक्सीन। अरे एंटीजेन कहते हैं, एंटीबॉडी तो बॉडी तैयार करती है, एंटीबॉडी इज द थिंग दैट बॉडी प्रोड्यूसेस, ओके, अगेंस्ट एंटीजन। द थिंग दैट यू गो गिव फ्रॉम आउटसाइड इज द एंटीजन। कोई भी मॉलिक्यूल तुम अगर बाहर से डाल रहे हो तो दैट एक्चुअली माइट वर्क एज द एंटीजन। और उसकी एक क्राइटेरिया है इम्यूनोलॉजी में, इफ द मॉलिक्यूल is too large, then the propensity of that particular molecule to act as an antigen increases. एक मॉलिक्यूल की साइज अगर बढ़ जाए तो उसकी एंटीजन होने की चांस भी बढ़ जाती है, एंड इफ इट बिकम्स एंटीजन then the body is going to produce an antibody against that particular molecule. तो अगर तुम जो दवाई ले रहे हो, दवाई is also an antigen because it's a foreign subject that you are putting into your system, right? So medicine is an antigen. Yes, medicine is a foreign particle. It's not an antigen, but it's a foreign particle. Oh yes, sir, it's a foreign particle. It's a foreign particle, right? And if the body recognizes, if your body recognizes it as a foreign particle, it is going to start producing antibody against it. Okay. Oh yes, sir. It's going to start producing antibody against it. Now the thing is that, तो body दवाई के against बनाती क्यों नहीं है, एंटीबॉडी बनाती क्यों नहीं है? बॉडी इसीलिए नहीं बनाती है बिकॉज द मॉलिक्यूल इज बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल। तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है उस दवाई के थ्रेशोल्ड, एनी मॉलिक्यूल दैट इज बिलो 500 डाल्टन, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हार्मफुल एजेंट। अगर उसकी मॉलिक्यूलर वेट, अगर उसकी साइज 500 डाल्टन से बढ़ जाए तभी उसे एक हार्मफुल सब्जेक्ट और हार्मफुल केमिकल के तरह लिया जाता है, एंड देन द बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। दैट इज व्हाई अ ड्रग मॉलिक्यूल टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी हैज टू बी लेस देन 500 डाल्टन। क्लियर? Yes sir. Yes sir, clear. And he also added another criteria, that is the polar surface area. It should be less than 140 angstrom square. The thing is that, अब ये तो कहे तो तुमने दिया, but how are we going to know जो हम दवाई बनाएंगे if it is going to follow all these criteria or not? So for that there are certain things that we should learn. और उसकी बाद और जो एक चीज आती है कि दवाई के बारे में पढ़ रहे हैं, सब दवाई की Yes. हमें खबर कहां से लगेगी, कहां से मिलेगी? सपोज यू आर डेवलपिंग अ ड्रग, राइट? जैसे कि मैंने कहा कि सपोज तुम ये ड्रग बनाओगे, ये दवाई बनाओगे, हाउ आर यू गोइंग टू नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, कि पैरासिटामोल की स्ट्रक्चर कैसा है, एक यूरोसोलिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसा है, पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर कैसा है? हाउ आर यू गोइंग टू नो? So for that there is certain databases. You have idea about database? Yes sir. We have to learn about database. Database के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में बाद में, ठीक है? So today, Yes sir. अच्छा तुमने तो केम्स्केच अभी तक इंस्टॉल नहीं किया ना? नहीं सर। So make sure you install it by tomorrow, okay? वो सर नेट चल नहीं रहा है, नहीं तो आज स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखलाता है। एक काइमेरा केवल हो गया और बाकी जो है वो डाउनलोड भी हो गया है, लेकिन पता नहीं वो इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ। तो मैं किसी को दिखलाता हूँ कैसे इंस्टॉल करनी है उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम कर लेना। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दवाई जो है तो हो गया। अब दवाई के बारे में पता कैसे चलेगा कि कहाँ जो कौन सा दवाई है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे ना मिलेगा? So there are certain sites that we are going to use to know about this particular molecules. What is that?
पबमेड। पबमेड नहीं, आ, अरे क्या नाम था उसका? NCBI। नहीं नहीं नहीं, पबमेड नहीं, NCBI नहीं। This particular molecule, drug bank. बैंक। मुझे भी हुई है तुम्हारी जैसा ही बुखार सर्दी। मत पूछिए सर, हालत खराब है मेरा। अरे एक ये ले लो, तो एक एलर्जी की दवाई ले लो। मेरा भी यही हाल था, संडे से मेरा भी यही हाल था, संडे मंडे ट्यूसडे। वो दवाई ले लो, कोई एंटीबायोटिक्स जरूरत नहीं है, कोई एक एलर्जी की दवाई ले लो, मोंटेलुकस्ट, ऐसा काम हो जाए। मोंटेलाकास्ट कर लिए है सर, आज भी लेंगे एक। दिन में 2-2 करके लो तो ठीक हो जाओगे। Okay. So this is a particular server, the site which can actually give you the idea about any molecule. Okay. For example, जैसे कि let's type in, जैसे कि आ गया तो यहाँ पे टाइप करेंगे. So let's type in paracetamol. Suppose you want to know about paracetamol. ठीक है? So let's click it. यस सर। जैसे कि paracetamol करके सर्च कर दो तो आ जाएगी. So paracetamol name is acetaminophen. Okay, it's also known as paracetamol, and the chemical name is acetaminophen. So what is paracetamol? So it is actually, see, acetaminophen is an analgesic drug that is used alone in combination with opioid for pain management as an antipyretic agent. What is antipyretic agent? For decreasing fever। Yes, anything that reduces the fever, which is known as antipyretic agent. और इसके बहुत यस। तरह की ब्रांड नेम भी है, जैसे कि एसिफेन, डोलोजेन, मैक्स। इस विभिन्न डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ब्रांड नेम पे ये बनाते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं कैलपॉल, पैरासिटामॉल, पैरासेफ, क्रोसिन, बहुत तरह की ब्रांड नेम हम यहाँ पे भी मिलती है, राइट? So these are the brand names by which this particular molecule is sold. Okay. So next you get the idea, that background कि कहाँ कब बना, पहले कौन इसे अप्रूव किया. So it was first approved in 1951 by the US Federation, that yeah, you can actually work with it. And this is a small molecule, and this is the structure of that particular molecule. देखो, it's a simple molecule, so simple molecule. यस Okay, सर। this is the chemical formula, but उससे भी ज्यादा चीज है, क्या है? फार्माकोलॉजी. फर्स्ट थिंग इज, व्हेन शुड और हाउ शुड यू टेक द ड्रग. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिकेशन, कि ड्रग कैसे लिया जाता है. इट्स टेकन एज एन ओरल फॉर्म, और इट्स ऑल्सो यूज एज इंजेक्शन. कैसे मिलते हैं, ना मिलता है, कौन से डिजीज के लिए दवाई ली जाती है, इसकी भी ये सब है. आर्थराइटिस, चिल्स, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कफिंग कॉज्ड फ्लू, ये सब है. Next is the pharmacodynamics. Remember the pharmacodynamics? क्या है pharmacodynamics? सर मैं पूछने वाला था फिर से कि फार्माकोडायनामिक्स नहीं समझ पाया मैं। और नहीं समझता, पहले काइनेट। पूछ लेते. Pharmacodynamics means how the drug is actually acting in your body. How the drug is actually acting in your body. For example, suppose you have taken that particular molecule, right? Suppose you have taken that particular molecule. पर molecule लेने के बाद क्या होता है, वो तो तुम्हारे शरीर के अंदर जाके काम करेगा. अब काम करेगा मतलब कैसे काम करेगा? It is going to go and bind to some other receptor. ये कोई रिसेप्टर या प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा. सो आफ्टर इट बाइंड्स टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर, अब ऐसा तो नहीं कि वो टोटल रिसेप्टर पे बाइंड करे. इट इज ओनली गोइंग टू बाइंड टू सर्टेन रेसिड्यूज ऑन अ रिसेप्टर. टू विच रेसिड्यू इज इट बाइंडिंग, और उस रेसिड्यू के साथ बाइंड करने के लिए बाद what kind of chemical interactions are going on to bind to that particular receptor. मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल एक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, तो किस केमिकल इंटरेक्शन से बाइंड कर रहा है? इज इट गोइंग थ्रू अ पोलर कॉन्टैक्ट, इज इट गोइंग थ्रू अ नॉन पोलर इंटरेक्शन, इज इट गोइंग थ्रू अ hydrophobic interaction, is it going through a van der Waal interaction? What kind of interaction is taking place? Because according to the interaction, according to type of interaction, the drug
works, because van der Waal interaction is a very weak interaction. Agar if it is Yes. binding to a receptor with van der Waal interaction, then there is a high chance that the interaction is not going to be a very high affinity interaction. वो कुछ देर बाद ही खुल जाने वाला है, because van der Waal interaction is a very weak interaction. But if the molecule is binding to the receptor with a very high interaction, like polar interactions bind कर रहा है, like hydrogen bond हो रहा है, if it is binding to a hydrophobic interaction, these are very strong interaction. So if it is binding to that, then we know that this is going to it's a stable interaction. So all these things are actually determined by the pharmacodynamics. And then it says that कहाँ वो मतलब bind तो किया, bind करने के बाद वो कौन सा cellular process को बंद कर रहा है, which cellular process is it binding, ये कौन सा cell signaling process को stop कर रहा है. So all these things are actually the pharmacodynamics part. And this is the few things that you can't predict before you develop a drug. This can only be predicted after you give this molecule into a system. अगर माउस को तुम खिला दिए तो माउस मॉडल के बाद ही तुम स्टडी कर सकते हो इस मॉलिक्यूल के लेके how it is working. Okay, see, Yes, next sir. the pharmacodynamics is the big mode of action. How is the molecule कर रहा है. So you see, as I have told you that according to acetaminophen, exact mechanism of action has not been fully established. Yes, आज sir. तक किसी को पता नहीं है कि पैरासिटामोल how it works, but there are some theory, there are some hypothesis and theory, and the theory is that it binds to COX-1 and COX-2. It's a COX-1 and COX-2 inhibitor, and that's still a theory. No one knows how it's working. पर 1950 से आज तक किसी को पता नहीं चला. So this is, this is one of the key thing that we use a lot, but we don't know how it is acting in our body. So these are the few things. So see, अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं कह रहा था कि कहाँ पे बाइंड करता है. So these are the few target. जैसे कि कहते हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेस 3 को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जीएच सिंथेस 2 को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जीएच सिंथेस 1 को इनहिबिट करता है. These are all the basic theorem that it inhibits these molecules. So next comes the absorption, the pharmacokinetic of that particular molecule. The absorption. See, acetaminophen has 88% oral bioavailability. मतलब if you are taking Calpol 500, तो तुम्हारे शरीर में कितना % जा रहा है? 500 mg. नहीं. That is what I told you. See, acetaminophen has 88% oral bioavailability. मतलब you are taking in 500 mg. But 88% bioavailability it has. मतलब कितना जा रहा है? 400 something. 440. Only 440 mg जा रहा है. बाकी rest of that 60 mg is going to waste. Okay, it is going to waste. And ये सीधे यहाँ पे देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि ना कि पैरासिटामोल खाने से ही बुखार कम हो गया. ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है. There is some time. Why? Because see, 88% tolerability reaching its highest plasma concentration in 90 minutes after ingestion. उसके बाद 1.5 घंटा बाद उसे हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है. That is why generally it takes around half an hour to 45 minutes for the paracetamol to start its work, right? क्योंकि उतने में उसका concentration हाई होना लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो डिग्रेड होना शुरू होता है और वो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है. Then comes the metabolism. See the metabolism. So acetaminophen मेटाबोलाइट कैसे हो जाता है? फेनासेंटिन एंड एसिटानिलीड पे मेटाबोलाइज हो जाता है. सी एसिटामिनोफेन NAPQ1, एसिटामिनोफेन सिस्टीन, एसिटामिनोफेन ग्लूकोराइड, एसिटामिनोफेन सल्फेट, इस तरह से वो मेटाबोलाइज हो जाता है. और फिर कैसे एलिमिनेट एक्सक्रीट आउट कैसा होता है? मेनली थ्रू यूरिन, मेनली थ्रू यूरिन एंड सम थ्रू स्वेट, सम थ्रू स्टूल, बट मेनली थ्रू यूरिन. ऐसा ही होता है. एंड जनरली द हाफ लाइफ इज, व्हाट इज हाफ लाइफ? Half life means half
the timing in which half of the substance got degraded. Yes, the half life is मतलब half of the time, जब जो 500 mg तो 250 ग्राम 250 mg में कितने देर में हो जाता है। तो सी हाफ लाइफ इज अराउंड 2.5 आवर्स। तो जनरली हम वही देखते हैं कि 5 घंटे के बाद हमारा ये बुखार फिर आने लगता है, 5 घंटे तक ही ये काम करता है, 6 घंटे तक ही काम करता है, बिकॉज इट्स हैज एन हाफ लाइफ ऑफ 2.5 आवर्स। So if you are to develop a molecule like Calpol to reduce fever, you have to increase the half-life. Otherwise, it is not going to have any effect in your system. क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी मार्केट पे है तो तुम्हें तो उससे बेहतर मॉलिक्यूल बनानी होगी, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू एक्चुअली हैव टू चेक बिफोर यू डेवलप अ मॉलिक्यूल, कि कौन सा मॉलिक्यूल मार्केट पे है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसा है. So you have to develop a molecule, you have to develop a system that is much more better than the established system, so that people buys yours, because you have to give some USP, right? Because people are buying Calpol for ages, so suddenly why are they going to buy your molecule? It must have something that paracetamol does not have. So these are the things for which, by which, or actually you have to, the drug bank actually provides you the answer to this. Next comes the clearance, the adverse effects, the toxicity. जैसे कि हाँ, yes, there are few toxicity to paracetamol also. What is the liver toxicity rate? Is it a carcinogenic? Is it a mutagenic? Does it impair fertility? So all these are actually falls under the toxicity part. Next comes the pathway. To which pathway does it interact? Next comes the interaction. So this is the very important thing, drug interaction. Why? मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और किस किस ड्रग के साथ इंटरैक्ट करता है, बिकॉज यू नो देयर आर सर्टेन हार्ट की कुछ दवाई होती है जो तुम कैसे भी नहीं खा सकते हो. यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर प्रोसीड्यूर बिफोर टेकिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग. हार्ट की दवाई तुम ऐसे नहीं खा सकते हो, डॉक्टर को पूछना पड़ता है कि मैं ये दवाई खा रहा हूँ, क्या मैं हार्ट की दवाई खा सकता हूँ? डॉक्टर कह देते हैं कि अगर तुम पेशेंट हो हार्ट के, ये दवाई लोगे तो तुम ये दवाई नहीं खा सकते, बिकॉज समटाइम्स ड्रग हैव इंटरैक्शंस एंड दैट समटाइम इज लीथल टू योर बॉडी. सो सी, जैसे कि एसिब्यूटोलॉल, the metabolism of acetaminophen can be decreased when combined with acibutolol. अब इसका मतलब क्या? शायद तुम्हारा बहुत ज्यादा फीवर है, ठीक है, सपोज यू हैव अ वेरी हाई फीवर 105 डिग्री, और तुम्हें पैरासिटामोल दिया गया, पर पैरासिटामोल तो 5 घंटे बाद काम खत्म हो जाएगा. सो इफ यू मिक्स इट विथ एसिब्यूटोलॉल, देन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन कैन बी डिक्रीज्ड. तो जो सिर्फ कैल्पॉल खाने से तुम्हारा दवाई, तो तुम्हारा बुखार 6 घंटा तक रह रहा था, अब एसिब्यूटोलॉल को साथ अगर तुम लोगे तो क्या होगा? तुम्हारा वही दवाई अब 8 घंटा या 9 घंटे तक काम करेगा. So this is one of the things that is helping your body. Okay, but not every drug is so. See, aceclofenac. The aceclofenac, the risk of severity of adverse effect can be increased when acetaminophen is combined with aceclofenac. Aceclofenac से लेने से क्या होगा? उसका harmful और adverse effect बढ़ जाती है. So these are the few things that you have to keep into mind. But yes, obviously, if it's not a heart disease or if it's not something that you should not ponder much over it. So this is one of the server or the database that actually allows you to go through all the drugs. जो भी ड्रग तुम मार्केट पे है, तुम उसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पे कि कौन सा ड्रग है, उसका स्माइल नोटेशन क्या है. रिमेंबर द स्माइल नोटेशन? सो दिस इज द स्माइल नोटेशन आई टॉक्ड अबाउट. आई डिडंट टॉक्ड अबाउट इट, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में. This is a smile. Remember the smile notation, okay? Because this is the thing that we're going to require. Okay, this is the thing that we're going to require. Okay, क्यों जरूरत पड़ेगी मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें. So this is the very important thing that you actually can see that you actually required, and
about this particular system. कोई भी drug, कोई भी दवाई, and drug bank contains every molecule that are presently branded as drug. जो भी दवाई मार्केट पे मिलती है, that you can actually find in drug bank. Clear? क्लियर सर। Clear. Okay, very good. Now the thing is that, तो अब तो ये तो हो गया, पर अगर मैं जब नया दवाई बनाऊंगा, पर नया दवाई बनाने के लिए तो मुझे तो कुछ तो हेल्प चाहिए होगा ना. I require few help. For example, suppose I am going to develop a molecule as a painkiller. So Calpol also works as a painkiller. So I know that this particular system acts as a painkiller. Okay. This system, ये जो molecule है, this molecule can act as a painkiller, right? So I have to study this molecule. I have to take help from this molecule. How I will take the help? Now, एक बात बताओ. Remember I told you that a molecule must have less than equal to 5 hydrogen bond donor. यस सर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन कौन है? कौन सा ग्रुप? यहाँ पे कौन सा हाँ? OH और NH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है सर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है. एब्सोल्युटली राइट. सो व्हाइल यू सी दिस मॉलिक्यूल यू हैव टू नो दैट. अब देखो, अब तुम मॉलिक्यूल तो एग्जैक्टली ऐसा मॉलिक्यूल तो नहीं बनाओगे. सो यू नो दैट यू हैव टू कीप अ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर ओवर हियर. यहाँ पे तुम्हें एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर चाहिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर रखनी होगी. सो दिस इज द फार्माको, दिस इज द टोटल फार्माको एनवेलप दैट यू सी. कि तुम एक ऐसा मॉलिक्यूल लोगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए, जो जिसकी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर ग्रुप लगेगी, एंड दैट शुड बी इन अ पैरा पोजीशन. तो तुम क्या कर सकते हो? एक नया दवाई मॉलिक्यूल बनाओगे. सो टू चेंज द स्ट्रक्चर लिटिल बिट, क्या करोगे तुम? यहाँ पे एक के जगह तुम यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर लगा दिए. सपोज यू टुक अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर ओवर हियर, और यहाँ पे एक रख, तो तुम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर रख दिए. यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, सपोज दिस इज ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कौन है? फ्लोरीन. So what do? You replace oxygen with fluorine molecule, and you add another group over here. You add another methyl over here. So you change the structure a little bit. Now you have to see whether this molecule behaves better than your molecule or not. And if it works better than your molecule, only then you can say that yes, you have developed a molecule. But how are you going to know that your molecule is better than the paracetamol or not? How are you going to know? अब इसी के लिए इसका एडमेट प्रोफाइलिंग करना होगा, इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और इसका ड्रग लाइकनेस प्रोफाइल देखना होगा. और हाउ टू डू दैट? That's something that we're going to talk in the next class. Clear? Yes, clear. अच्छा, अब एक बात, अब क्या तुम घर पे ही हो? हाँ सर, घर पे हूँ. क्लास चल रही है तुम्हारी? क्लास नहीं चल रही है सर, मैं घर आ गया. मेरे माँ का पैर टूट गया था तो इसलिए मैं घर आ गया था. ओके. सो तो क्लास तो ना चल रही है अभी यहाँ. तो कल सुबह क्लास कर पाओगे? हाँ सर बिल्कुल, जब आप कहें, जब आप फ्री हो. ओके, तो काम करो, तुम मुझे मेल में तुम्हारा फोन नंबर दे दो, ठीक है? यस सर. तुम मुझे तुम्हारा फोन नंबर दे दो, मेल में फोन नंबर दे दो, तो कल हो पाए तो मैं 11 बजे के करीब एक क्लास ले लूंगा. ठीक है सर. ठीक है? हाँ सर. अगर नहीं हुआ तो मैं शाम को लूंगा. हाँ सर, आप जैसा भी होगा बता ठीक है, तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा. हाँ सर. ये तो बेहतर है, क्योंकि मुझे बार बार उन्हें कॉल करना पड़ता है कि यार उसे पता हो क्लास होगा. ठीक है, तो डू वन थिंग, जस्ट सिंपली सेंड मी द नंबर, जस्ट मेल मी द नंबर, सो आई एम गोइंग टू कॉल यू अप. या मैं भी यही चाहता था सर कि मतलब आपसे ही मतलब डायरेक्ट ही बात कर लेते. हाँ, यू वही तुम जस्ट सिंपली लगता है मुझे. यस, सिंपली मेल मी, मुझे मेल कर देना. इसलिए जो मेल है ना, मुझे वहाँ पे मेल कर देना, बेस्ट है. और वहाँ पे तुम नंबर भेज दो तो मैं कल तुम्हें कॉल कर लूंगा. हाँ सर, एक क्वेरी थी सर. हाँ बताओ.
इससे रिलेटेड कोई अच्छी बुक अगर आप सजेस्ट कर दें जिसे मैं पढूं, क्योंकि चीजें मैं भूल जाता हूँ, या तो स्लाइड अगर शेयर कर दें आप तो, हाँ देखो, एक या काम कोई। करता हूँ, मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर लिया, मैं तुम्हें क्लास रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ सर। मैं क्लास रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ और मैं तुम्हें कुछ किताब भी सजेस्ट कर देता हूँ। हाँ सर, किताब सजेस्ट कर दें या कोई मटेरियल अगर है आपके पास जो मुझे समझ में आ जाए, ऐसा कुछ भेज ठीक है दें ठीक आप है, जिससे मैं पढ़ मैं पाए। तुम्हें ये क्लास का वीडियोस भी भेज देता हूँ, क्लास लेक्चर भी भेज देता हूँ, और तुम्हें दो तीन किताब भी बोल देता हूँ, तो वो पढ़ोगे तो तुम्हें और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगी। ये ठीक सर, है, क्योंकि हाँ सर, बिल्कुल सर। एकदम वही बेहतर रहेगा।